21 मई 1991 वो तारीख जिसने देश को हिला दिया। इस दिन देश ने एक स्वप्नदर्शी युवा नेता को खो दिया था। वो नेता जिसके ऊपर आरोप लगा था कि वो जमीन से जुड़ा नहीं है, वो जनता से जुड़ा नहीं है। वो नेता जो लगातार अपने आप को, खुद को जनता से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। उन्होंने स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस रिसर्च, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक बायोलॉजी और जैसा मैंने कहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देकर उन क्षेत्रों में हिंदुस्तान को दुनिया की बिल्कुल सबसे ऊंची जगह पर लाकर रखने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए। बेरोजगारी ज्यादातर युवकों की समस्या है, इसीलिए हमने मत देने की उम्र कम कर दी थी 21 से 18, जिसमें आपकी युवकों की आवाज पूरे तरह से ऊपर उठे, जिसमें सरकार के कार्यक्रम ऐसे बने कि आपको पूरा फायदा मिले। सत्ता खोने के बाद राजीव देश भर में घूम रहे थे। वीपी सिंह की सरकार दम तोड़ चुकी थी। केंद्र में कांग्रेस के समर्थन से अल्पमत सरकार चल रही थी, जिसके हाथों से सत्ता कभी भी जाने वाली थी, यानी कभी भी देश में आम चुनाव संभव था। राजीव कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे थे। संसद की दृष्टि से उन्होंने असीम परिपक्वता का परिचय दिया। ऐसा लगता था कि जिन्हें न जाने ये कितने वर्षों से संसद में हैं और कितने वर्षों से ये सांसद का काम कर रहे हैं। राजीव गांधी की विजन की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि भारत के विकास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निर्णायक महत्व होगा। ये रियलाइज करने वाले, ये कहने वाले और इसके लिए उपहास का पात्र बनने वाले राजीव गांधी इसलिए महत्वपूर्ण है ये कि वो एक गैर राजनीतिक प्रधानमंत्री थे। इसलिए वो ऐसी बातें देख सकते थे और कह सकते थे जो आमतौर से तात्कालिक राजनीति के फंदों में पड़े रहने वाले लोगों को नहीं दिखती। देहात की तस्वीर बदलनी है तो हमें पहले किसान का जीवन, खेत मजदूर का जीवन बदलना है, तरक्की लानी है, विकास लाना है। और ये करने के लिए तरीका एक ही है, हम किसानों को नई तरकीबें सिखाएं, नए औजार लाएं इस्तेमाल करने में, नए बीज लाएं, नए तरह से सिंचाई कराएं और दूसरे तरफ हम देखें कि उन्हें पूरा भाव मिले। हम देखें कि जो भी खेतों में पैदा हो उसे इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्था हो। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह से किसान को हर प्रकार से मदद करें। ऐसी हवा बन गई कि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता वापस आ सकती है। राजीव गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही हवा उड़ते उड़ते लिट्टे के घर जाफना में पहुंची। यहां राजीव की दोबारा वापसी से परेशान लिट्टे का मुखिया प्रभाकरण अपने टॉप कमांडरों के साथ एक मीटिंग करने को मजबूर हो गया। बात अक्टूबर 1990 की। प्रभाकरण ने मीटिंग में साफ साफ कहा कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक बार फिर से वो शांति सेना लिट्टे के खात्मे के लिए श्रीलंका में कदम बढ़ा सकती है। फिर प्रभाकरण ने 1990 नवंबर में एक मीटिंग और बुलाई और अंत में अपना फैसला सुना दिया। इस मीटिंग में प्रभाकरण के साथ उसके सिर्फ 4 कमांडर बेबी सुब्रमण्यम, मुरुगन, मुथुराजा और शिवराशन मौजूद थे। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या करने का आदेश दिया। राजीव गांधी जनता से जुड़ रहे थे।
किसी को मनाही नहीं थी अगर वो राजीव को छूना चाहे, उनके करीब आना चाहे, उनके पैर छूना चाहे या फिर उन्हें माला पहनाना चाहे। राजीव के पास कोई ऐसा एलीट सुरक्षा घेरा नहीं था जो उन्हें किसी आने वाली अनहोनी से बचा था। इसके बावजूद कि उन पर श्रीलंका में ऑनर परेड के वक्त एक सैनिक हमला हो चुका था। प्रभाकरण और उसकी टीम को भला और क्या चाहिए था, वो राजीव गांधी की हत्या की तैयारी में जुट गए। प्रभाकरण और उसके साथियों ने राजीव गांधी की कत्ल की साजिश न सिर्फ फुल प्रूफ रची, बल्कि भारत में ही 2 बार 2 बड़े नेताओं पर उसका ड्राई रन भी किया। सुब्रमण्यम और मुथुराजा तो चेन्नई में रहते थे, जबकि 2 यानी मुरुगन और शिवरासन श्रीलंका में। प्रभाकरण ने बेबी सुब्रमण्यम को बैकअप टीम और हमले की टीम के रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। मुथुराजा को मद्रास में ऐसा बेस बनाने के लिए कहा गया जहां संचार सुविधाएं मौजूद हो। उसे ऐसे लोग भी तैयार करने के लिए कहा गया जो संदेश को लाने ले जाने में सक्षम हो। इसके अलावा उसे ऑपरेशन गांधी के लिए दिए गए पैसे को बांटने का भी काम दिया गया। मुरुगन बम बनाने में मास्टर था। वो एलटीटी के कैडर को बम बनाना सिखाता था। उसे कहा गया कि सारे ऑपरेशन की कमान संभाले। शिवरासन के पास सिर्फ एक काम था, उसे किसी भी कीमत पर आत्मघाती हमले को अंजाम तक पहुंचाना था। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मद्रास वापस लौट आए। योजना के पहले चरण में उन लोगों ने आत्मघाती हमलावरों के रहने का ठिकाना खोजा, लोगों की भर्ती की। उन लोगों को ऐसे लोगों की तलाश थी जो हमले में मददगार साबित हो सके। सबसे पहले मुथुराजा और बेबी को जो लोग मिले उनका नाम था नलनी और उसका भाई। नलनी के भाई को पैसे की बेहद जरूरत थी और वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। बेबी ने उसे अपना प्रिंटिंग प्रेस महज 5,000 रुपए में बेच दिया। बाकी पैसे उसने किश्तों में मांगे। फिर साजिश करके उसने भाई के साथ नलिनी को भी प्रिंटिंग प्रेस के काम में लगा दिया। धीरे धीरे नलिनी भी प्रभाकरण की विचारधारा से प्रभावित हो गई। वो भी ये मानने लगी कि राजीव गांधी श्रीलंकाई तमिलों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब प्रभाकरण का चेन्नई का बेस तैयार हो चुका था। इसके बाद मुथुराजा ने पूरी घटना को शूट करने के लिए 2 फोटोग्राफर चुने। प्रभाकरण को ऑपरेशन राजीव गांधी की एक एक तस्वीर चाहिए थी और जाफना से पूरी कमान संभालने की तैयारी मुरुगन कर रहा था और सारी चीजें उनकी योजना के हिसाब से चल रही थी।
फरवरी के महीने में मुरुगन चेन्नई आ गया। यहाँ उसने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हासिल किए हुए एक लड़के से बम और उसका सर्किट बनाने के लिए कहा। उसे एक ऐसा बम चाहिए था जो इंसान के शरीर पर आसानी से बांध दिया जाए, जिसमें एक बटन लगा हुआ हो और उसे दबाते ही इंसान एक जीते जागते बम में तब्दील होकर तबाही मचा दे। कुछ ही दिनों में राजीव गांधी की हत्या के लिए ऐसा बम तैयार भी हो गया। ये एक तरह का बेल्ट बम था। इसमें 6 ग्रेनेड एक क्रम में लगाए जा सकते थे। हर बम 80 ग्राम आरडीएक्स से बना हुआ था। इसमें 2 मिलीमीटर की 2800 किले भरी गईं और फिर टीएनटी विस्फोटक मिलाया गया और इन सब को एक सिल्वर वायर से जोड़ दिया गया। पूरा सर्किट 2 बटन से काम करता था। पहला बटन दबाते ही सिस्टम शुरू हो जाता था और दूसरा बटन दबाते ही धमाका। पूरे बम को 9 mm की बैटरी से चार्ज किया गया। इस बम को शरीर पर बांधने के लिए खास तौर पर जींस का जैकेट तैयार करवाया गया। इस दौरान जाफना से शिवरासन 2 महिला आत्मघाती हमलावरों धनु और शिवा को भी ले आया। इन पर बम बांधकर जैकेट को परखा गया। अब वक्त आ गया था इस पूरे ऑपरेशन के लिए ड्राई रन यानी रिहर्सल का। ऑपरेशन राजीव का पहला ड्राई रन 21 अप्रैल को चेन्नई के मरीना बीच पर किया गया। मरीना बीच राजनीतिक रैलियों के लिए मशहूर था। उस दिन राजीव गांधी और जयललिता की यहीं पर एक बड़ी रैली थी। शिवा नाम की आत्मघाती हमलावर ने जैकेट पहनकर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इस पूरे नजारे को लिट्टी के एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बारह मई को वीपी सिंह और करुणानिधि की थिरुलूर वाली रैली में धनु ने अपने शरीर पर बम बांधकर वीपी सिंह के पैर छुए। यह प्रभाकरण की योजना की सबसे बड़ी सफलता थी। धनु ने वीपी सिंह के पैर उसी तरीके से छुए जैसे उसे राजीव गांधी के पैर छूने थे। प्रभाकरण ने इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद खुशी जाहिर की और उसी दिन राजीव गांधी की हत्या की तारीख तय कर दी गई। चेन्नई में मौजूद लिट्टे कमांडरों ने ऑपरेशन गांधी की ये तारीख 21 मई अपने जहन में बसा ली। अब उन्हें बस छोटी मोटी तैयारियां करनी थी। बाकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राजीव गांधी देश भर में रैलियां कर रहे थे। 21 मई को उनकी रैली श्री पेरम्बदूर में थी। वो ट्रेन में सवार होकर श्री पेरम्बदूर के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ खास सहयोगी और पत्रकार थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी ये रैली उनकी जिंदगी की ये आखिरी रैली साबित होने वाली है। सिर्फ प्रभाकरण के 4 चेहरों के सिवा मानव बम बनी धनु और शिवा भी नहीं जानती थी कि उन्हें किसे मारना है। धनु को 20 मई को पता चला कि बम की जैकेट पहनकर राजीव गांधी के पैर छूने हैं। नलिनी और फोटोग्राफर हरिबाबू को भी ऑपरेशन गांधी की हकीकत 20 मई को ही पता चली। मई की सारी रात धनु जैकेट पहनने की प्रैक्टिस करती रही। उसके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। हरिबाबू ने उधार लिए हुए कैमरे में नई रील डाली। 21 मई की शाम 4:30 पर नलिनी, शुभा, धनु, शिवरासन और हरिबाबू श्री पेरम्बदूर के लिए निकल पड़े। प्रभाकरण के मंसूबे पूरे होने वाले थे। राजीव के गले में पहनाने के लिए हरिबाबू चंदन की एक माला भी ले गया था। इस माला को धनु को राजीव के गले में पहनाना था। रात करीब 8 बजे पांचों श्री पेरम्बदूर उस जगह पहुंच गए जहां राजीव गांधी की रैली होने वाली थी। धनु के हाथ में चंदन की माला थी और कमर में बम की जैकेट बंधी हुई थी। बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि धनु एक जीती जागती बम है।
धनु के साथी पांचों लोग वीआईपी गेट पर खड़े हो गए, लेकिन उसी वक्त उन लोगों को ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर ने देख लिया। अनुष्या नाम की इस महिला अधिकारी ने उनसे जब सवाल जवाब किया तो हरिबाबू ने कहा कि वो एक प्रेस फोटोग्राफर है और धनु की तस्वीर राजीव गांधी को माला पहनाते वक्त खींचना चाहता है, लेकिन महिला अधिकारी ने उन्हें वीआईपी गेट से दूर जाने के लिए कह दिया। पांचों गेट से दूर चले गए। अब धनु मंच के करीब पहुंच गई। तकरीबन 10 बजे राजीव गांधी रैली की जगह पर पहुंचे और हजारों लोगों से घिर गए। इसी भीड़ में धनु भी उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक बार फिर महिला सब इंस्पेक्टर अनुष्या ने धनु को राजीव गांधी से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन राजीव को यह ठीक नहीं लगा। वो बोले, सबको मौका दो मुझसे मिलने का। महिला पुलिस अधिकारी पीछे चली गई और धनु आगे आ गई। उसने राजीव को माला पहनाई, फिर पैर छूने के लिए झुक गई। राजीव गांधी ने उसका कंधा पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश की और इसी बीच धनु ने कमर में लगा बटन दबा दिया। देखते ही देखते एक बड़ा धमाका हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। प्रभाकरण ने इस पूरी साजिश में कोशिश की थी कि राजीव की हत्या एक गुत्थी बनकर रह जाए और इसका रहस्य कभी ना खुल पाए, लेकिन हरिबाबू के कैमरे ने प्रभाकरण के सारे राज खोल दिए। सबसे पहले पहुंची इन्वेस्टिगेशन टीम ने कैमरे को अपने कब्जे में लेकर जो तस्वीरें निकाली उससे वो हैरान रह गए। इसके बाद तो एक एक कर ऐसे सुराग मिलने लगे जो हर ओर से यह इशारा कर रहे थे कि राजीव गांधी का हत्यारा प्रभाकरण ही है। हत्या के एक एक गुनहगार बारी बारी से पकड़े गए। कुछ ऐसे भी थे जो कभी हाथ नहीं आए, इनमें से एक प्रभाकरण भी था। कुछ गुनहगारों ने आत्महत्या कर ली और कुछ जेल चले गए। प्रभाकरण के ऑपरेशन गांधी ने भारत की आम जनता में उसे सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। उसके आंदोलन के लिए भारतीयों के दिल में जो सम्मान था वो एक झटके में खत्म हो गया। प्रभाकरण पूरे 18 साल तक श्रीलंका के एक इलाके पर राज करता रहा, लेकिन हमेशा भारत के लिए मोस्ट वांटेड बना रहा, तब तक जब तक इस खूंखार चीते को श्रीलंकाई सेना के जवानों ने अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा।